अब हम जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं यंत्र के विषय में। आखिर यंत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और आप देखेंगे मानवता का जब से एवोल्यूशन की तरफ हम बढ़े हैं, तो अगर इस सृष्टि का निर्माण अगर आप देखेंगे तो वो उसका क्रम अगर आप देखें तो क्या रहा है उसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिकली समझते हैं। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की का प्रयोग कर रहा हूँ, कोई ऐसी बातें करने से बच रहा हूँ जो कि बहुत सारे वर्गों को ये लगे कि हमें ये समझ नहीं आ रही है। तो अगर आपको फिर भी लगे तो आप कमेंट करें, तो हम और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बात अच्छी है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये तो बात की बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी बात है और ये बहुत काम की बात है। तो हम जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि प्रकृति का आखिर जो सृजन हुआ है वो कैसे हुआ है। हमें पता है, हमने जो पढ़ा भी है थोड़ा बहुत साइंस में, हमें कहीं ना कहीं रूप में पढ़ाया गया है या कहीं ना कहीं रेफरेंसेस ऐसे मिले कि पृथ्वी जो है एक बड़े उल्कापिंड से एक टूट करके एक हिस्से में, छोटे हिस्से में वो आ गई और वो सूर्य से टूटी और वो बहुत आग के गोले जैसी थी, गर्म थी। वर्षों से, मतलब कई सालों से, कई 100 सालों में बारिश हुई और उस बारिश से वो ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जो है वहाँ पे जलाशय बन गए, चाहे वो समुद्र हैं, नदियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें बन गई। और जब वो ऐसा हुआ तो कई तरह के चीज़ें बनी। एक 2-3 तरह की चीज़ें बिल्कुल मेन है। एक कुछ हाइट बनी जिनको हमने पहाड़ कह दिया, कुछ गड्ढे बने जहाँ पानी भर गया तो वो समुद्र या नदियाँ बन गई, और तीसरे समतल प्लेन इलाके जहाँ आप और हम लोग रहते हैं या फिर सामान्य जनजीवन जो है वो पनपा है। ये एक बेसिक जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले जीवन का जो है वो स्टार्टिंग हुई, जीवन जो है आया, तो वो कहाँ आया? सबसे पहले पानी में आया है, जलचर आए हैं, या उससे भी पहले, सॉरी गलत मैंने स्किप कर दिया, सबसे पहले वनस्पति का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और वनस्पति भी कहाँ होगी? पानी में होगी। शैवाल, कवक, इस तरह के जो फंगीज होते हैं जो पानी में पैदा होते हैं वो आए। फिर जल के कुछ प्लांट आए, लैंड पे भी ये सब होना शुरू हुआ। फिर आपके जल के जीव आए हैं। उसके बाद हमारे जल से जो जीव थे, हमने भी देखा पहले जो पानी वाले जीव आए हैं। फिर ऐसे जीव आए जो पानी और कीचड़ दोनों में रह सकते हैं, या थोड़ी जो है जो मिट्टी जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है उसमें रहने वाले, फिर थोड़ा सॉलिड मिट्टी में रहने वाले, और फिर ऐसे करते करते इंसान की तरफ हमारी कहानी जो है चले जा रही है। तो ये प्रकृति का एक छोटा सा एक विस्तार है जो ऐसा हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मानव आया है तो मानव ने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि भाई मुझे सर्वाइवल के लिए क्या करना है, तो उनको वहाँ पे जानवर ही दिखे तो उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया। जो उनके पास तरीके थे उन्होंने उसको इख्तियार किया। बाद में उन्होंने भाले ढूंढ वो पत्थर को नुकीला करके भाले जैसा बना लिया। फिर जैसे जैसे मेटलर्जी, मतलब एक पाषाण युग आया, जिसे हम पाषाण युग हमने पढ़ा भी है कि पत्थर का युग था, है ना। जैसे आप अगर देखो कि मेसोपोटामिया तो बात की बात है, तो पत्थर का युग आया है। पत्थर में हमने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, पत्थरों से कई चीज़ें बनाई। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब एवोल्यूशन है। ये सब हम अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेटलर्जी का युग आया। मेटलर्जी के युग में कई चीज़ें मेटल में के प्रयोग होने लगी। कंस्ट्रक्शन में हमने मेटल सीखे, पत्थरों का, मेटल का, दोनों का प्रयोग किया, और ये चीज़ें चलती जा रही हैं आज तक। आज हम बहुत एडवांस युग में रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पहले का टाइम था। लेकिन क्या आज एडवांसमेंट नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। आज भी हम ये ढूंढ रहे हैं कि जो सीमेंट है उसका यूज़ कम से कम कैसे कर सकते हैं, कंक्रीट को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, पहिया जो है वो पहिए को और कैसे बेहतर किया। तो हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, हर चीज़ बेहतर हो रही है। तो इन सब चीज़ों को बेहतर करने का मतलब क्या है? हम और ये इसमें हेल्प हमारी क्या कर रहे हैं? नए नए यंत्रों का हम आविष्कार कर रहे हैं। मोबाइल आज से 20 साल पहले भी था, लेकिन 20 साल पुराने मोबाइल और आज के मोबाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और आप आज से 10 साल बाद देखेंगे तो उस समय के मोबाइल का फ़र्क होगा, वो आज के मोबाइल से भी 10 गुना, 20 गुना, न जाने कितने गुना ज़्यादा होगा। तो ये जो यंत्र हैं, सारे जो यंत्र हैं, ये हमारी लाइफ को ईज़ करने के लिए, और डे बाय डे उनमें इम्प्रूवमेंट्स दिखती है और हम उनको इम्प्रूवमेंट्स को करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा आपको कि मैंने ये दुनिया का परफेक्ट मोबाइल बना दिया है। जिस दिन परफेक्ट मोबाइल बन जाएगा वो आखिरी दिन होगा उसके बाद कोई नया मोबाइल नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम ईश्वर की, अगर हम ईश्वर को परफेक्ट समझते हैं तो लोग ईश्वर में भी कमियां निकालते हैं, हम जानते हैं ऐसा। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है, हमेशा वो परफेक्टनेस की तरफ बढ़ती हुई एक यात्रा है
जो आजीवन चलती रहेगी, जब तक ये प्रकृति रहेगी वो चलती ही रहेगी और वो इवॉल्व होती ही रहेगी। तो परफेक्शन की दुनिया में कोई, एक्चुअल में प्रैक्टिकली परफेक्शन की दुनिया में कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो जो इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो पिछले 100, 150, 200, 500, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव 1000, 2000 सालों में, 10,000 सालों, बहुत बड़ा मैंने पर्सपेक्टिव ले रहा है, 10,000 सालों में, जो शायद 10,000 तो फिर भी बहुत बड़ा है, 2-3 हज़ार, 5,000 साल ले लेते हैं, 5,000 साल के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं हम उनको ही जानते हैं, या हम तो उतना भी नहीं जानते हैं, हम 2-3 हज़ार साल का ही एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। तो जब ये चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो जब ये आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रही हैं, आप क्या उस दिन को इमेजिन करें, सपोज पूरा दिन लाइट नहीं है, 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, कैसा फील हो रहा है? जबकि लाइट जब आती रहती है तो कमरे में शायद जली रहती है, हम, हमारे माता पिता कहते हैं उसको बंद कर दो, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, लेकिन जब लाइट चली जाती है तब हमें लगता है अरे लाइट नहीं आ रही, क्या होगा, है ना। और वो अगर लंबे समय तक ऐसा हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम। जैसे कोविड में बेसिक चीज़ हुई थी, आना जाना बाहर का आदमी का, मतलब वैसे तो बहुत कुछ हुआ था, मेरा बात का मतलब समझें कि जो बेसिक बाहर आना जाना बंद हो गया, हमें ऐसा लगा ना जाने दुनिया में क्या हो गया है। तो हमारी चीज़ें जो हैं, जो लोग घर से काम कर रहे थे उनको ज़्यादा उतना परेशानी नहीं आई, क्योंकि उनको बाहर जाना आने का उतना काम नहीं था। तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ाया है और खुद ही हम उसका मतलब खुद से उसी से परेशान है। वैसे तो ये एक बेसिक सेइंग भी है, ज़िंदगी में हमेशा वही चीज़ वजह होती है और वही चीज़ हमारा कारण भी होती है। जैसे जब हमें पानी में तैरना होता है, तो पानी में तैरने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको साइंटिफिकली समझेंगे तो पानी को हमें अपने हाथ से इस तरह का फ्लो करना है कि पानी को हमें कट करना है, और इतना कट करना है, इतना पानी पीछे फेंकना है कि वो हमारे वेट के मुकाबले ज़्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये एक मतलब बायोंड साइंस से भी आप समझ पाएंगे। तो पानी, और पानी से ही हमें बचना भी है, डूबने का कारण भी पानी ही है, और तैरना जो पड़ेगा वो भी पानी की वजह से ही तैरेंगे। मतलब वही कारण भी है और वही, मतलब वही दोस्त भी है और वही दुश्मन भी है। हर चीज़ ऐसी ही होती है ज़िंदगी में। अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो वो हमें कमज़ोर भी करते हैं और उन्हीं को मजबूत होने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो लाइफ हमेशा ऐसी ही होती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको बताए कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, या कोई कमी नहीं बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या उसको अंदाज़ा ही नहीं है प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो ज़िंदा है उसको तो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, है ना, क्योंकि कहते हैं कि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो इट्स नॉट एनीथिंग, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो कहते भी हैं कि किसी भी काम को यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम उसको काम को यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस के दौरान यहाँ तक पहुँचता है। प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा ब्यूटीफुल होते हैं। जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे, एक बेबी के जन्म से लेकर के अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करें तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वो एक स्थिति है जो एक माता झेलती है, ज़ीरो से लेकर के जब तक बेबी दुनिया में आता है। लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही पेनफुल है, कई चरणों में उसके बहुत सारे परेशानियां देखने को मिलती है, लेकिन हम उससे इतना परेशान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट जब रिज़ल्ट आता है, एक सुंदर सा बेबी हमारे को दिखता है, तो ज़िंदगी में रंग अलग ही होते हैं। तो हमेशा प्रोसेस जो है, आप देखेंगे जब हम ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं एक स्टार बनने के लिए आया हूँ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो स्ट्रगल ना माइंड का है, वो एक्चुअल में स्ट्रगल, उससे ज़्यादा स्ट्रगल ज़िंदगी में हर जगह दिखता है। लेकिन स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस हमेशा पेनफुल होगा, आप किसी भी चीज़ में आजमा लीजिएगा ये बात, और प्रोसेस कभी भी अच्छा नहीं देगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा उसका वो हमेशा आपको ब्यूटीफुल लगेगा। तो हमेशा जो है प्रोसेस पेनफुल ही होता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हम प्रोसेस में प्लेजर ढूंढते हैं। प्रोसेस कैन नेवर बी, आपको मैं बोलूँ कि वो कभी भी पेनफुल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसेस हमेशा परेशान करता है। जब एक घर बनता है तो मिट्टी, धूल मिट्टी, इस तरह की सारी चीज़ें दिखेगी, आपको लगेगा कि यार बड़ा गंदा सब ये सब है। लेकिन जब घर बन के तैयार हो जाएगा, एक महल बन के तैयार होगा, आपको कहेगा अरे वाह कितना अच्छा हमने घर बनाया है। तो ये प्रोसेस हमेशा पेनफुल ही होगा। तो जब हम यंत्र की बात कर रहे हैं, तो यंत्र बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक कहीं और जा रहा था, तो हम यंत्र की बात करते हैं। व्हाट यंत्राज डूइंग, यंत्राज मेकिंग लाइफ ईजी। तो जो ये यंत्र हैं, ये जो 1000-2000 साल में डेवलप हुए हैं,
ये आज के मानव ने या पिछले कुछ समय से जो ह्यूमन है उन्होंने डेवलप किए हैं। आज का अगर आप मानव देखोगे, हमारा जो आजकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी के या बिजनेस पर्सपेक्टिव को डाउन को जो है ना माइंड में रख करके डेवलपमेंट हो रही है। उसमें हम एडल्ट्रेशन भी बहुत देख पाते हैं। आज आप घी लेने के लिए निकले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि असली घी मिलेगा कहाँ। कहने के लिए मार्केट में हज़ारों घी के ऑप्शंस हैं, हज़ारों कंपनियां, इतने ब्रांड्स हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी डाउट आता है कि कहाँ मुझे चीज़ ओरिजिनल मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मिलावट के युग में रह रहे हैं। हर आदमी प्रॉफिटेबिलिटी जान रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो किस लेवल पे अडल्ट्रेशन करेगा उसके लिए कोई सीमा उसने तय नहीं करी है कि ये नहीं करना है। देयर नो बाउंड्रीज। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई कि भाई फूड लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होगा तो हम ये कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? दे ट्राई टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ एडल्ट्रेशन, कि एडल्ट्रेशन को मिनिमाइज कर सकें। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप देखते हो बिल्डिंगें गिर जाती हैं कि भाई क्यों गिर रही हैं बिल्डिंगें इतनी आसानी से? क्योंकि उन्होंने शायद कंस्ट्रक्शन के टाइम उन्होंने सोचा कि भाई मुझे पैसा बचाना है। हम तो इस बात से बड़े परिचित हैं, जीवन मतलब बचपन से लेकर अब तक ये देखते हैं कि सरकारी जितने भी काम दिखते हैं बहुत सारे, तो जैसे रोड का बनाना हो गया, तो उसमें क्या होगा कि भाई ऐसी रोड बनाएंगे कि 1 साल में टूट जाए, है ना? तो वो टूटेगी तभी तो अगली बार टेंडर मिलेगा। तो हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मैं किसी पर्सनल एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब किसी को आहत करना नहीं है, लेकिन ये एक समाज का दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि अगर हम चीटिंग नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। ये एक माइंडसेट हो गया है बिजनेसेस का, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस का, कि हमें गलत चीज़ अगर सही देनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है गलत चीज़ को देना। तो उनका ये जो है माइंडसेट हो गया। लेकिन अगर आप बात करें एंशिएंट टाइम की, ऐसा नहीं कहेंगे कि उस समय इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आज के टाइम से कंपेयर करें तो उस समय जो भी क्रिएटिविटी हुई, जो भी सृजन हुए, वो मानव कल्याण को हित में ध्यान में रखते हुए किए गए। पर क्या है कि उन चीज़ों को लीने से हमारे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अगर आप जाने अपने, आज थोड़ा सा एक सवाल भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर हम अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश करें, हमारा इतिहास क्या है? मेरा नाम गौरव शर्मा है और मेरा वत्स गोत्र है। अगर मैं आपसे 8-10 पीढ़ी ऊपर जाऊँ तो मुझे उनकी बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती है, जबकि हमें पता है वत्स गोत्र जो है वो वत्स ऋषि से आया है। लेकिन उनके जो वो ऋषि थे वो कहाँ रहते थे, उनका माइंडसेट क्या था, और क्या वो मेरे पूर्वज हैं? बिल्कुल हैं। तो उनका डीएनए तो चला आ रहा है, वही डीएनए हमारे तक पहुंचा है, वही डीएनए आगे पास ऑन होना है। और हमारे पूर्वज तो पेड़ भी हैं क्योंकि वो हमसे पहले आए हैं। तो अगर आप बिलीव करेंगे ना, मतलब इस बात को, ये आप मतलब हो सकता है यू मे बी सरप्राइज टू सी दैट, जो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, और अगर आप पेड़ों के क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे है? क्योंकि वो हमारे पूर्वज है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रक्चर मैच ही करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी उन चीज़ों पे चर्चा नहीं करते हैं। हम उनको नॉन साइंटिफिक कहते हैं, या उनको हम कहते हैं ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये हम कह करके उसे दरकिनार कर देते हैं, है ना? तो जो पहले की चीज़ें थी वो अभी भी ऐसी रही। उस समय आदमी ने, जो भी ऋषि मुनि रहे हैं, मैं ऋषि मुनि का जिक्र क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर आप आज भी देखेंगे, आज भी अगर आप देखें कि समाज में हमेशा से 3 चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। देखो आजकल, आज भी अभी हमारा इतना पहलगाम में इतना बुरा वो एक्टिविटी हुई, तो वो बहुत दुखद है ना? लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये पहले भी होता रहा है। असुर सुर पहले भी थे। हमेशा आपको 3 तरह की एक्टिविटीज़ होते हुए मिलेंगी और 3 तरह के लोग भी मिलेंगे। एक वो हैं जो पॉजिटिव काम करते हैं, समाज का उत्थान, देव स्वरूप जिन्हें हम कह रहे हैं, जो हमेशा जन कल्याण की, सौहार्द की, खुशियों की, अच्छी चीज़ों की बातें करेंगे, बेटरमेंट की बात करेंगे। एक आपको नेगेटिव एस्पेक्ट मिलेगा हमेशा से कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को अगवा करेंगे, किसी को इस तरह की नेगेटिव कृत्य करेंगे। ये चीज़ें असुर प्रवृत्ति है। और तीसरी जो है वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। वो क्या है? वो एक गुरुजन है। गुरुजन ये वो हैं जो डिफरेंस समझा रहे हैं। जो बच्चा, एक स्कूल से पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं, एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में चला गया, एक बहुत नेगेटिव में चला गया, लेकिन पढ़ के तो वो सेम जगह से आए हैं। तो वो समानता जो क्रिएट कर रहा था, बैलेंस क्रिएट कर रहा था, वो कौन कर रहा है? वो एक
जो इन तीनों के बीच का लेयर है, दोनों के बीच का लेयर है, वो बीच की लेयर क्या है, वो गुरु है। वो जो बता रहा है, समान कह रहा है कि ये देखो ये गलत है, ये देखो सही है। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा से गुरु ने बताया है। गुरु को अब आजकल के गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आजकल के गुरु वही सेम, क्योंकि मिलावट है तो हर चीज़ में मिलावट है, हवा में मिलावट है, सोच में मिलावट है, और एजुकेशन में, ज्ञान में भी मिलावट है। इसीलिए डॉक्टर्स में भी मिलावट है आजकल। बड़ा कठिन है ये सोचना कि कौन सा हॉस्पिटल सही है कौन सा नहीं है, बड़ा कठिन एक, क्योंकि कारण क्या है, वो मिलावट जो है ना वो उनके व्यक्तित्व में मिलावट आ गई है। तो व्यक्तित्व में जब मिलावट आएगी तो बड़ा कठिन है ये जानना कि आखिर सही व्यक्ति, न्यूट्रल व्यक्ति कौन है। तो जो अगर हम आज भी देखेंगे तो आज भी जो न्यूट्रलाइजेशन पे काम कर रहा है, जो समाज को ये बता रहा है कि सही गलत क्या है, तो वो भी ऋषि वर्ग ही हो सकता है। अब जिन ऋषिज को हम इंटरनेट पे देखते हैं, मैं उन ऋषियों की बात डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, ऐसा में नहीं है कि वो मैं किसी के लिए ख़राब या अच्छा कह रहा हूँ, बट जो एक्चुअल में ज्ञान रखते हैं, ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक ज्ञान है थियोरिटिकल ज्ञान। मैंने गीता से पढ़ा है कि जो है अजर, मतलब जो आत्मा है अजर अमर है ना, लेकिन मैंने उसको शायद, या मैंने पढ़ा कि मीठा जो है, जो मीठा खाने से जीभ में ये टेस्ट आता है, लेकिन मैंने मीठा कभी खाया नहीं है। तो क्या मैं उसका स्वाद एक्चुअल में समझता हूँ? और क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ तो क्या मैं एक्चुअल में आपको समझा सकता हूँ? तो जो मैं बात कर रहा हूँ ऋषि मुनियों की, मैं उन ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में साधना के पथ पर अग्रसर हैं, जो आज भी प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं। उन ऋषियों में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उन तक एक्सेसिबल ही नहीं होते हैं। वो उनको प्रॉफिटेबिलिटी से जो है ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे भी जीवन में एक ऐसे व्यक्ति से मेरा मिलना हुआ, हालांकि मैं कई ऐसे लोगों से थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ, लेकिन किसी के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आई है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी बात किसी को चुभ रही है, अगर मेरी कोई बात किसी को गलत लग रही है, तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा मतलब किसी को पॉइंट आउट करना ये सब नहीं है, ये हमारे चित्त की प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे समय के साथ हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं। तो एक मेरे जीवन में भी एक व्यक्ति ऐसे, मुझे एक गुरु मैं उनको कहूँगा कि मैं मतलब उनको मिल पाया, उनको जान पाया, और मेरी नज़र में वो बहुत ही मतलब उच्च स्थान रखते हैं। आप आसानी से उनको मतलब ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन मिलना और ये सब तो मैं खैर आसानी से नहीं होगा। तो ओम स्वामी जी हैं एक, जो आपको दिखेंगे, और श्री बद्री का आश्रम है उनका हिमाचल में। तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हर किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर आप उन बातों को नहीं समझते हैं, आप उस बात की गहराई नहीं समझते, तो आपको वहाँ जाके कोई वैल्यूज़ शायद महसूस ना हो पाए। वो आप उसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह जाएंगे, तो आप वहाँ जाएं, नहीं भी जाएं तो ठीक है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड कि वाकई में साधना क्या होती है, या किसी चीज़ों को गहराई से कैसे जान सकते हैं, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आज भी ये व्यक्ति, ये जो दुनिया है, ये न्यूट्रल लोगों से ही चल रही। प्रकृति पूरी न्यूट्रल है, पेड़ पौधे, वृक्ष, समुद्र, नदियाँ, ये सारी चीज़ें न्यूट्रल हैं, पक्षी पशु, ये सब न्यूट्रल हैं। अगर आप एक गली के डॉगी को, जो किसी को कुछ नहीं कह रहा, आप उसे प्यार से पुचकारेंगे तो वो आपको प्रेम देगा, आप उसको मारेंगे तो वो आप पे भौंक देगा, तो वो न्यूट्रल है। ऐसा न्यूट्रल पॉइंट आप एक ह्यूमन के लिए अटेंड करना इट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम जो है इस चीज़ से आसानी से हम नहीं पहुंच सकते इस चीज़ को। इस न्यूट्रल स्टेट में आना ही साधना का एक स्तर है, और वही जब बहुत अच्छा कोई व्यक्ति अटेन करता है तो हम उसको एनलाइटन व्यक्ति कहते हैं। हम यह कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण की स्थिति में हम पहुंचाते हैं। तो अगेन यंत्र पे ही लौट के आते हैं। तो यंत्र बेसिकली करते क्या हैं, व्हाट इज़ यंत्र? तो यंत्र हमने जाना कि आजकल के जो यंत्र हैं वो हमारी लाइफ को ईज कर रहे हैं। तो जो पुराने यंत्र थे, जो एंशिएंट समय में हमारे सनातन ने हमें जो यंत्र दिए, उस समय कोई भी मिलावट और ये सब को सोच के रही, वो मानव कल्याण, मानव हित के लिए दिए गए। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, आप देख रहे हो मेरे पीछे भी एक यंत्र का, एक श्री यंत्र का एक बीच में एक छोटा सा पोर्शन, एक पार्ट दिख रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे बड़ा अलग सा ये दिख रहा है, एक सर्कल है, कुछ ट्राइंगल्स इसमें हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बिंदु भी है सेंटर में, जिसको हम महाबिंदु बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सब एक्चुअल में है क्या, ये करता क्या है, इसको थोड़ा सा हम बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, बट मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीज़ें कनेक्ट कर रही होंगी।
तो मैं इसलिए आपके परमिशन के बिना ही इस वीडियो को लंबा किए जा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद मैं दूंगा कि आप लोगों ने जो हमारे इस इनिशिएटिव है यशवती, है ना, इसको आपने बल दिया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि देखो ईश्वर जो है वो सुपीरियर है और वो हाई कॉन्शियसनेस लेवल है हमारा। तो अगर हम उनको कुछ सर्व करें तो हम उसमें क्वालिटी का, सिलेक्शन का, चॉइसिंग का ध्यान रखें। इसी माइंडसेट से हम वो चीज़ें बनाते हैं या आप तक लेकर के आते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें पसंद आता है बहुत ना, हमें आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल का जो मिलावट का दौर है, हम ना वो 100 में से एक सेलर बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप 2 चीज़ें लें, लेकिन आप शुद्ध लें। और अगर आपको वैसी चीज़ चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट करें। अगर आप प्राइस कंसर्न है, आपको कह रहे कि नहीं मुझे वहाँ 10 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, तो आपको जहाँ मिले देखो अपना पैसा बचाना चाहिए, दैट इज़ वेरी नाइस। बट हम क्वालिटी को सबसे ज़्यादा सुपीरियर रखते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे मेरे खुद के घर में जाएगा तो मैं क्या लूँगा, ये बहुत सेलेक्टिव होगा। तो मैं आपकी तरफ से यही सोच करके सामान लाने की, बनाने की, या उस जिस भी तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं सिर्फ अकेला काम नहीं करता हूं, मेरे पीछे बहुत सारी टीम है, मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूं, मेरा उसमें कुछ भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूशन जो है वो माँ ललिता का, श्री माता का स्वयं है। वो जो उन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए कि आप ये काम करिए, इसमें अपनी मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है 0.0001% भी शायद नहीं होगा। तो इसलिए इसमें मैं कोई करने वाला भी नहीं हूँ। आप लोग हैं, जो आप लोगों का सहयोग है वो लगातार हमें मिलता रहा है, आप लोग के रिव्यूज़ हमें मिलते हैं। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, है ना। आप जिस भी जितना भी कोटि कोटि नमन किया जा सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ऑरा मैच करता है किसी का, वो तभी करता है जब सेम सोच वाले व्यक्ति से हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो हमें समतल या समानता की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, तो हम उसी तरफ बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं जो हमारे एंशिएंट यंत्रास थे, जो ज्योमेट्रीज आप देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रीज बेसिकली है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते होंगे कि इस पर आपको इंटरनेट पे वीडियोस भी मिलेंगे। तो जो ज्योमेट्रीज आप देख रहे हैं, इसमें ट्राइंगल्स हैं, या और भी जो हमने बचपन में पढ़ी है कि हमें शेप्स पढ़ाई गई थी। हम शेप्स में ज्योमेट्री की बात करूँगा, बिंदु, सबसे पहले बिंदु सिखाया जाता है। अगर आप कोई भी बच्चे को सिखाएंगे तो आप कहेंगे बेटा ये डॉट है। हम फिर एक और डॉट बनाते हैं, फिर एक और डॉट बनाते हैं, फिर एक और डॉट बनाते हैं, फिर एक और डॉट, फिर एक और डॉट, फिर एक, इस तरह से हम डॉट्स को बनाते हैं। फिर बाद में उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, ये एक ट्राइंगल हमारा बन जाता है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा वीडियो में व्हाइट बोर्ड का भी प्रयोग करूं, ताकि आपको और अच्छे से इस बारे में एक्सप्लेन किया जा सके। तो डॉट से ही हमारा कोई फिगर बनता है। शुरुआत हुई है बिंदु से। तो आप देखते होंगे पीछे ये महाबिंदु है, ये बिंदु ही वो है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्योंकि बिंदु से ही दूसरे बिंदु मिला करके कुछ शेप्स बनेंगी, कुछ एक 2D स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले बिंदु है, बिंदु के साथ एक बिंदु मिलेगा तो एक लाइन बनेगी, फिर दूसरा बिंदु मिलेगा, 2 लाइन बनेंगी, फिर मिल जाएंगे तो पूरा एक क्लोज स्ट्रक्चर 2D एक ज्योमेट्री बनेगी 2D। फिर 3D में आने के लिए हमें एक दूसरे प्लेन में जाना पड़ेगा। ये थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, हो सकता है आपको इतना थोड़ा कन्फ्यूज़न रहे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हम इसको जो है एनकोड कर लेंगे, है ना, समझ जाएंगे इस बात को। तो ये जो ये सिमेट्रिक जो सृष्टि का निर्माण में हम देखते हैं हमारी लाइफ में भी, ज़िंदगी में भी, अगर आप देखेंगे, आप जब व्यक्ति दुनिया से जाता है तो शायद उस सारे फ्लैशबैक उसकी लाइफ के सारे सामने आते हैं कि अच्छा मैं यहाँ जन्म हुआ, मेरे मम्मी पापा हैं, ये मैंने इसके साथ ये अच्छा किया, ये बुरा किया। सिर्फ 30 सेकंड, या मुझे लगता है 30 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम बोल दिया है, मुझे लगता है 30 सेकंड में फिर भी ले लेता हूँ, 30 सेकंड में पूरी लाइफ का फ्लैशबैक दिखेगा। तो लाइफ में क्या याद आता है उसको? डॉट्स याद आते हैं। आप किसी मैरिज में जाइए, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, कमाल का, अच्छा लग रहा है आपको, सब कुछ बहुत अच्छा, लाइटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब घर जाके आप आपकी वाइफ पूछी क्या क्या हुआ वहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि आप बहुत 2-4 चंद पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। तो व्हाट यू रिमेंबर्ड एक्चुअली द पॉइंट्स, बिंदु। तो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी लाइफ में भी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लाइफ को भी पॉइंट्स में ही याद कर पाते हैं। तो जब उन पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो ज्योमेट्री का निर्माण होता है। तो लाइन बनेगी, उन लाइन को आप, ये सर्कल भी एक लाइन ही है, वो एक राउंड जो लाइन है उसके लिए जो है, मैं साइंटिफिक पे नहीं जाऊँगा ज़्यादा,
कि लाइन की कैसे बनेगा, वो प्रोजेक्शन है, एक एंगल है, उसमें एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी 2-3 तरह के होंगे, मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। तो ट्राइंगल है, सर्कल है, ये सब क्या है, ये सब ज्योमेट्री जो है, ये ज्योमेट्री सिर्फ साइंस में पढ़ने के लिए नहीं है। ये ज्योमेट्री जो है ये एक साइन लैंग्वेज है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कभी हिंदी का भी कभी इंग्लिश का भी प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं रशियन में बात करूँगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रशियन बहुत, जो रशियन लोग होंगे वही समझ पाएंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर के रूप में हमारे सामने आ जाएगी। तो जो ज्योमेट्री है ये ज्योमेट्री एक साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज को हम और अच्छे से समझते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ में बहुत सारी मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक मुद्रा का परमिशन से महागणपति जी का जो परमिशन लेकर के मुद्रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वो इसका गलत नहीं समझेंगे। एक मुद्रा ये होती है, ये गणपति मुद्रा होती है। तो ये अब आप बहुत सारे सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो ये आपको नहीं समझ में आ रही है, ये हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमने इसको समझा नहीं है। अब ये कैसा काम करती है इसको हम देखते हैं। सपोज हम एक आइलैंड पे फंसे हुए हैं, उस आइलैंड पे दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है। हमने अपने सारे सेंसेस यूज़ कर लिए कि कहाँ कोई है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। हमने क्या किया, वहाँ पे चिल्लाने की कोशिश करी, पर हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है। आप समझते हो कि आइलैंड पे आवाज़ एक व्यक्ति की कहाँ ही जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने आपको तरकीब आई कि मैंने देखा मैन वर्सेस वाइल्ड में मैंने देखा था, या किसी और में देखा था कि ये आदि मानव ने बताया था कि आँख कैसे जलती है। तो आपने कैसे तैसे करके आँख जला ली। जब आँख जलाई तो उसका धुआं उठा बहुत दूर तक, तो वहाँ से किसी ने आपको देख लिया और वो आप तक पहुँच गया। तो जो आपने यूज़ किया ये साइन लैंग्वेज थी, जो आपको दूर से भी किसी ने देख पाने के लिए वो हेल्प हो गई। तो जो हम जिन शक्तियों की हम बात करते हैं, जैसे हम अलग अलग देवी देवताओं की बात करते हैं, तो वो अलग अलग देवी देवता एक्चुअल में कॉन्शियस का एक लेवल है। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को बुलाने के लिए हम एक साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी साइन लैंग्वेजेस होती है। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री भी एक ऐसी साइन लैंग्वेज है जो पर्टिकुलर डीटी से कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी से मैच करती है। अगर आप में से मैं इस 10 सेकंड में वीडियो के बारे में बात करूं, मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो किसी कंपनी के ऑनर हैं और उस कंपनी में जो है इतने लोग काम करते हैं, मैं उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग देना चाहता हूं। तो शायद बहुत लोग ये बात को बोर हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमने अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक किया तो ऐसा हुआ। ऐसे ही तो वो ये अगर वीडियो सिर्फ ऑनर्स के लिए होगी तो मैं कंटेंट में भी वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो उन्हीं को समझ में आएगी, राइट बात है। ऐसे ही हम पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट करने के लिए जब हम स्पेसिफिक मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से स्पेसिफिक डीटी से, स्पेसिफिक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए हम डिफरेंट साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वो लैंग्वेज हमें समझ भले ही ना आ रही हो, लेकिन वो डीटी को समझ में आती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये श्री यंत्र है तो ये माँ ललिता का एक उनकी कनेक्टिविटी करने के लिए एक टूल है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बुक भी चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बुक ऐसे दिखाने के लिए। हालांकि ये कोई प्रमाणित बुक नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि हर बुक से कुछ ना कुछ पता चलता है। आप देखेंगे ये आपको बुक दिख रही है, तो एक यंत्र बना हुआ है ना, वो आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रही होगी, लेकिन जो है ये माँ लक्ष्मी से कनेक्ट करा हुआ है। हालांकि डायरेक्टली श्री यंत्र माँ लक्ष्मी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम समझने के लिए कह रहे हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये यंत्र है इट्स कनेक्टेड टू सम डीटी। तो कनेक्टेड कैसे है, क्योंकि हम उन देवी को बुलाना नहीं जानते, उन देवता को बुलाना नहीं जानते, बट वो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो हेल्प करता है उस डीटी से कनेक्ट करने के लिए। वो लैंग्वेज है जो हम तो अपने शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा उस डीटी से जो कनेक्टेड जो है लैंग्वेज है उनको समझने के लिए। मैं शब्दों पे मत जाइए, मैं कहीं जो है मेरा कोई डिसरेस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है किसी डीटी को। मेरा मतलब सिर्फ आप मेरी भावनाओं को समझें, मैं लैंग्वेज में गलत हो सकता हूँ, राइट। तो डीटी से कनेक्ट करने के लिए जो साइन लैंग्वेज है वो ये यंत्रास होते हैं। अब ये यंत्रास कैसे बने, क्या बने, इस पे हम कभी और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि यंत्रास एक्चुअल में है क्या, और जो एंशिएंट यंत्रास हैं वो आज के यंत्रास से कैसे डिफर हैं। उस समय यंत्र को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने के लिए नहीं सोचा गया, तो इसलिए उन्होंने पर्सपेक्टिव जो क्लियर हो उस यंत्र से, वही सोच के यंत्रास को बनाया गया। अब क्योंकि ये इतनी पावरफुल डिवाइस है, तो
तो आप समझ सकते हैं हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, नहीं बना सकता। जब तक हम कोई चीज़ समझेंगे नहीं तो हम उसको बना भी नहीं पाएंगे, हम उसके बाद जस्टिफिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ भी करने से पहले उसका स्टडी, उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में यंत्राज के विषय में काफ़ी कम मिलती है देखने के लिए। इसीलिए आपको आसानी से सही यंत्राज नहीं मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने यंत्र लिया था कहीं से, यहाँ से वहाँ से, और हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। हमने उनका यंत्र देखा तो वो खंडित यंत्र ले रहे हैं, है ना, या वो यंत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ठीक नहीं है। तो वो जब तक वो चीज़ ठीक नहीं है वो काम कैसे करेगी? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास एक बंदूक है और बिल्कुल अच्छी दिखती है, 99% वो सिमिलर बिल्कुल अच्छी बंदूक है, लेकिन उसमें एक छोटा सा फॉल्ट है कि वो आगे की जगह पीछे को चलती है। तो इतने से तो जो है रिजल्ट ही बदल जाएगा, है ना। जिसको बचाना है, जो व्यक्ति अपने सेफ गार्डिंग के लिए लाया वो उसी को मार देगी ना। तो यंत्र कोई खिलौना नहीं है कि आप कहीं से भी खरीद लो, है ना, कि मैं मेले में गया था और मैं खरीद के लेके आया। यंत्र एक सीरियस इंस्ट्रूमेंट है। व्हेन यू डोंट नो इट, प्लीज़ डोंट बाय इट। व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, फिर आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें। और ये थोड़ा सा गुप्त विज्ञान रहा, क्योंकि यंत्र इतना पावरफुल है तो इसलिए ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो लोग उसको गलत तरह से यूज़ भी कर पाते हैं। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम बहुत लिमिटेड जानकारी ही इसमें साझा करें ताकि इसका मिसयूज़ ना किया जा सके। और मतलब जो भी है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब कहना पड़ता है ना। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें, बट ये हमें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को अपना इतिहास ही नहीं पता है। हमारा सारा इतिहास तक्षशिला में, नालंदा में जल के राख हो गया है। तो हमें यही नहीं पता कि आखिर बीच की कड़ियाँ हैं कहाँ। और तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इस मामले में। साउथ अभी बचा हुआ है, दे नो देयर रूट्स, जो जड़ों को से जुड़े हुए हैं, जड़ों को जानते हैं, इसीलिए वो पोषित हैं। अगर पेड़ में जड़ ही सूख जाएगी तो वो पेड़ किस काम आएगा या कितने दिन तक काम आएगा, आप ये समझ सकते हैं। आजकल की प्रवृत्ति भी हो गई है, थोड़ा सा मैं टॉपिक को अलग दिशा में ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बड़ा इसमें मन आहत है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना, ये मैं इसमें हार्श भी हो जाऊँगा, लेकिन मेरे को एक बड़ा दुख है इस चीज़ का कि आजकल की जो जनरेशन है वो माता पिता को ना ज़्यादा मतलब कन्वीनियंस के लिए यूज़ करती है कि अब आप ना, मतलब मुझे शर्म आ रही है आपको, मतलब आप, मेरे जो दोस्त हैं वो बड़े हाई स्टेटस वाले हैं तो वी आर फीलिंग वेरी सॉरी, तो हम जो है ना, मतलब आप वृद्धाश्रम में रह लो। कन्वीनियंटली बड़े प्यार से कह दिया, मैं आपको 2000 रुपये महीने का देता हूँ, अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पर खर्चा नहीं चल रहा है। अरे वही माता पिता जब आप चलना नहीं जानते थे तो आपको चलना भी सिखाया उन्होंने, और बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के उन्होंने वो चीज़ की है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बात करें तो आप उन बच्चों को पे जो चीज़ें करते हैं आप सोचते नहीं हैं कि ये करना है कि नहीं करना है। तो जब आपका समय आया है, जब माता पिता की सेवा करने का समय आया है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। माता पिता की सेवा करना एक चॉइस नहीं होनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स माई ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी, कि मुझे उनके लिए वो करना है जो उन्होंने मेरे लिए किया, और उससे बेहतर करना है, कम से कम उतना तो करना ही है। अगर आप मतलब मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करें और वो कह रहे हैं कि हमारे माता पिता वहाँ रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं और वो मुझसे यंत्र लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई ऐसे लोग हैं ना, फ़ोन ही मत करो हमको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मत करो आप। हमें कोई खुशी नहीं है आपको कोई सामान देने में, आई एम रियली सॉरी, मतलब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे लोगों से हम कनेक्ट होना चाहें। तो आप अपनी मनोभाव को, चित्त प्रवृत्ति को, देखो गलतियां सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, तो कोई बात नहीं है, गलतियां हुई हैं, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। तो आप प्लीज़ अपने माता पिता का सम्मान करें, वो, और आप अपने रूट्स को जानने की कोशिश करें। वो आपकी रूट्स हैं, आपकी जड़ हैं। अगर जड़ ही मर जाएगी तो पेड़ नहीं बचेगा। और कमाल की बात तो ये है, आजकल ना भगवान जी के पास भी ना, मतलब हमारी सोच ये है कि भगवान जी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो ज़्यादा लेखा जोखा रखे 10-20 साल तक। अगर कोई एक्टिविटी गलत करता है तो 2-4 साल में ही उसका फल उसको देके निपटा देते कि यार इतना बैकलॉग रखना नहीं है।
तो गलत करेगा तो फटाफट निपटा देते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप लोग हमें फ़ोन करते हैं, वो बताते रहते हैं हमको, है ना। ईश्वरी कृपा से हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जानने के लिए जो शायद मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों को नहीं मिल पाती होंगी, क्योंकि हमारा काम ऐसा हो गया है। तो हमें ऐसे लोग ही कनेक्ट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वो हमें ऐसी बातें बताते हैं, मैं आपको मतलब उसकी कल्पना भी करना बड़ा कठिन है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30 दिन 6 महीने जंगलों में रह रहे हैं और क्या वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या उस लाइफ को कर रहे हैं, कमाल है। मतलब ये जो अकल्ट का जो साइंस है ना, अकल्ट जो लोग कनेक्टेड हैं, जो वाकई में अकल्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनकी ऊर्जा की, उनकी समझ की, उनका कॉन्शियस लेवल की, उनकी चेतना का कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बोलूँगा बार बार, हमें लगता है कि हम समझते हैं, ये सबसे बड़ी नासमझी है कि हम समझते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतने रहस्य इसमें है कि उसको समझने का बस प्रयास किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों में फ़ोन करते हैं कि क्या आपके पास एक परफेक्ट यंत्र मुझे बना के दीजिए, तो हम उनको बार बार कहते हैं, अभी भी आपसे कहेंगे कि परफेक्ट यंत्र बनाने की हमारी एबिलिटी नहीं है। हम परफेक्टनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, और कभी भी परफेक्ट शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट जिस दिन बनेगा वो एक आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर कुछ उसमें करने के लिए रहेगा नहीं। तो परफेक्टनेस, आप मुझे कोई एक व्यक्ति, एक ऐसी चीज़ दुनिया में दिखाएं जो आपको लगेगी ये परफेक्ट है। आप एक परफेक्ट गोल बना के दिखाओगे ना, उसमें भी कमियां निकल देंगे। मतलब हम ऐसा समझते हैं उसमें भी कमियां निकल सकती हैं। तो नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो ये प्रैक्टिकल वर्ड है। इस प्रैक्टिकल वर्ड में हमें समतल की तरफ या समानता की तरफ अगर जाना है, अपने आप को ढूंढना है ना। लोग हमसे उम्र पूछते हैं तो उम्र जो है वो इस शरीर की उम्र बताते हैं, तो हमारी उम्र तो ये शरीर नहीं है, सिर्फ ये शरीर तो एक छोटी सी बस बात है। यहाँ से लेकर के तो ज़ीरो से जो है 80 90 या 50 60 साल जो भी साल की उम्र है, वो ये उम्र है, ये सिर्फ शरीर की उम्र है। हमारी उम्र क्या है हमें क्या पता है। हम तो हमें पता है कि हम आत्मा हैं, तो अगर हम आत्मा है तो न जाने कितने सालों से हम यहाँ पे हैं, कितने करोड़ों सालों से, हमें क्या पता है। तो जब हमें तो लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं किसी को उम्र से कि आपकी उम्र कम है। हमारी उम्र तो सिर्फ शरीर की उम्र है, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि हम जानते हैं, और जो हमें ये लगता है कि हम जानते हैं, यही सबसे बड़ा हर्डल है ना। तो हमें जानना है, लेकिन अनंत है ये संसार, अनंत है ब्रह्मांड, इसमें अनंत ऊर्जाएं काम करती हैं, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। आप एक बार आंखें खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे। मैं आपको कुछ लोगों के लिंक भी भेजूंगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो 12-12 साल से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, है ना। तो इसका मतलब कुछ ऐसी, और वो कोई कहे कि ये तो मैजिक है, तो उनका कहना है कि भाई पेड़ भी तो कई साल से यही काम कर रहे हैं, उन्हें आपने रोटी सब्जी खाते देखा क्या। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की टेक्निक डेवलप कर ली है जो कि वो पेड़ जैसे रह सकते हैं। तो ऐसा तक पॉसिबल है, मानव की यात्रा महामानव तक या उससे ऊपर तक की हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों में हमें जो इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं वो यंत्राज होते हैं, है ना। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आप लोगों को और बोर नहीं करना चाहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी चैनल में वैल्यूज़ नज़र आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ, पहली बार कह रहा हूँ, बट ये है कि अगर आपको वैल्यूज़ लगती हैं तभी आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो बेकार की भीड़ नहीं होने से अच्छा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई कॉमन व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति जो समझना चाहता है इन चीज़ों को, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक सीरियस बात है और आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो अगर मैं सीरियस हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सीरियस लोग ही इसको देखें, समझें, उन्हीं तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।